आप ये प्रोसीजर को अपना सकते हैं। भड़काने की बात नहीं है, अधिकारों के प्रति जागरूक करके भी मीडिया जनता को बहुत सारी सहूलियत दिलवा सकती है। तो मीडिया की अपनी अलग भूमिका होती है। मीडिया की भूमिका पर बहुत लंबे अच्छे खासे निबंध लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपको आपदा प्रबंधन में केवल 100, 150, 200 शब्दों में लिखना होता है। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त हो जाता है। आपदा प्रबंधन में ऐसी एनजीओ की भूमिका है। अब एनजीओ की जो भूमिका है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, गैर सरकारी संस्था होती है, इसकी भूमिका पहले से बदल रही है। पहले इसकी भूमिका केवल राहत कार्य पहुंचाने तक सीमित थी, लेकिन अब इसकी भूमिका धीरे धीरे बदलकर प्रोएक्टिव अप्रोच ये लोग भी अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब होता है रिएक्टिव से पहले। तो किसी आपदा के प्रति लोगों को जागरूक करने से लेकर, सूचना देने से लेकर, उनकी तैयारी करने से लेकर, अगर किसी की स्थिति खराब है तो उस खराब स्थिति को दुरुस्त करने की कोशिश भी एनजीओ कर रहे हैं। कई सारे एनजीओ हैं, अच्छे अच्छे एनजीओ हैं और ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। केरल में तो कहा जाता है, लोग हंसी मजाक में कहते हैं लेकिन सच्चाई भी है, कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति अपने आप में एनजीओ है। इतना पढ़ा लिखा है ना, उसको पता अपने अधिकार कैसे हैं, सरकार से किन चीज़ों को लेना है, कैसे लेना है, ये सब वो डिसाइड कर लेता है। उसके पास इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो जाती है, मिल जाती है। तो एजुकेट होना, एजुकेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर प्रॉपर एजुकेशन चैनलाइज हो जाए ना देश में, तो बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। तो फिर दौरान भी वो मीडिया की तरह ही भूमिका निभा सकता है, लेकिन एनजीओ केवल इन्फॉर्मेशन के लेवल पर भूमिका नहीं निभाएगा। एनजीओ के लोग खुद जाकर उसमें बचाएंगे। मीडिया वाले बचा नहीं रहे ना। अगर एनजीओ का कोई व्यक्ति होता तो ऐसी कंडीशन में उसको वहां से निकाल के लाता, उसको राहत सामग्री पकड़ा के आता। फिर रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन के दौरान एनजीओ वाले बहुत शानदार शानदार भूमिका निभाते हैं। घर बनाने में, सड़क बनाने में, सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने में, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में एनजीओ की अच्छी खासी भूमिका होती है। तो हर लेवल पर हर लोगों की भूमिका हो जाती है। तीसरी बात आ जाती है कम्युनिटी की क्या भूमिका है भाई। तो समुदाय, देखिए समुदाय वह संस्था है एक तरह से जो सबसे पहले प्रभावित होती है किसी हादसा से, और उस हादसे की सबसे ज़मीनी जानकारी अगर किसी के पास सच्ची जानकारी है तो वह उसी समुदाय के पास है। इसलिए हमेशा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, यह बहुत अच्छा उपाय होता है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट किया गया, वहाँ वहाँ परिणाम अच्छे रहे। केवल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात नहीं है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किया गया हो या दूसरे तरह का किसी भी तरह का मैनेजमेंट किया गया हो और वहाँ के स्थानीय लोग उस मैनेजमेंट में शामिल हों, तो परिणाम बड़े शानदार रहे। चाहे जल संरक्षण की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा आपने, श्री राजेंद्र सिंह का नाम सुना होगा जो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कुछ कोई व्यक्ति जाने जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों ने बड़े कमाल के काम किए। और कम्युनिटी को जब आप शामिल कर लेते हैं ना आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में, तो कम्युनिटी के लोगों को एक तो जानकारी सटीक होती है, उनको ये पता है कि कहाँ से समस्या आ रही है, कब से समस्या आ रही है, कैसे समस्या आ रही है और क्या इसका निदान। उनको अगर इम्प्लीमेंटेशन के समय भी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के समय भी अगर पॉलिसी मेकिंग के समय शामिल कर लें तो कमाल ही हो जाएगा। या कम से कम पार्टिसिपेटरी अप्रोच से उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। भूमिका स्थानीय विद्वता का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी की भूमिका, टेक्नोलॉजी हमारे पास हो सकती है जीआईएस, ड्रोन, सैटेलाइट्स, सेंसर्स, इसरो के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त। तो सबके ऊपर अगर 4-4 लाइन भी लिखाते हैं, 50-50 शब्द भी लिखाते हैं, तो 200 शब्द तो आपके हो ही जाएंगे। कि आपदा प्रबंधन में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे, बताइए, आप बता दीजिए। अब तकनीक की मदद से, मीडिया भी एक तकनीक है, मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, इंटरनेट भी एक तकनीक है, मोबाइल भी एक तकनीक है, प्रिंट मीडिया भी एक तकनीक है, ये सारे तकनीक उसमें शामिल हो जाते हैं। किसी खास तकनीक पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन में जैसे सपोज करिए जीआईएस की क्या भूमिका है। जीआईएस तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली को मोटे तौर पर यह समझिए कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें कई लेयर की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा है। अब इस भारत के नक्शे में ये एक लेयर हो गया नक्शे का, ये दूसरा लेयर ये हो जाता है कि ये सब फॉरेस्ट के एरिया है। मान लीजिए कि ये सारे फॉरेस्ट के एरिया है, ये सघन फॉरेस्ट मतलब कि अच्छे खासे फॉरेस्ट है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना। ये सब फॉरेस्ट का एरिया, एक लेयर हो गया, एक मैप हमारे पास ऐसा आ गया। दूसरा आता है कि
ये जो एरिया है अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, यह एरिया है पहाड़ का। यहाँ पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है। ऐसे ये सारे पहाड़ के एरिया हो गए, मान लीजिए पर्वत पठार के ये एरिया हो गए ब्लू वाले। ये दूसरा मैप है, जैसे होता है ना एटलस में पढ़ते हो ना कि ये डिस्ट्रिक्ट का मैप है, स्टेट का मैप है, जहाँ एक जगह पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई गई है, एक तरफ पर्वत दिखाए गए हैं, एक तरफ नदियाँ दिखाई गई हैं, अलग अलग मैप। तीसरे मैप पे जो इन्फॉर्मेशन आता है वो इन्फॉर्मेशन ये है, वो कहता है इन जगहों पर आग लगी है। अब जीआईएस लेयर्ड बाय लेयर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ कोलैबोरेट करता है और फिर आपके पास फाइनल इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके एनालिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके आपको पहुंचाते हैं। अब इस मैप से मतलब अगर हमसे अगर कोई पूछे कि कहाँ जंगल में कहाँ कहाँ आग लगी है, जंगल में कहाँ कहाँ आग लगी, आग लगने की खबर आती है तो फॉरेस्ट फायर कहाँ कहाँ है, तो पहले तो देखेंगे कि फायर कहाँ कहाँ है। तो फायर एक यहाँ है, फायर एक यहाँ है, फायर एक यहाँ है, फायर एक यहाँ है, फायर एक यहाँ, 5 जगह आग लगी हुई। अब इस 5 जगह में देखेंगे कि जंगल कहाँ कहाँ है। एक जंगल यहाँ है, एक जंगल यहाँ है, एक जंगल यहाँ है, 3 जंगल में आग लगी हुई। फिर देखेंगे कि कौन से पहाड़ी जंगल में आग लगी हुई है, कहाँ पर पहाड़ पर आग लगी हुई है। एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये, तो 2 पहाड़ पर आग लगी हुई है। ऐसे जाके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऐसे जीआईएस में किसी जगह की इंफॉर्मेशन होती है कि कितने घर हैं, मकान हैं, वाटर बॉडीज हैं, जंगल जीव झरने झील झरने कितने, सारी इंफॉर्मेशन इसे गैदर कर सकते हैं। गलियों की इंफॉर्मेशन तक जीआईएस से हम लोग हासिल कर सकते हैं। इस जीआईएस का प्रयोग आपदा प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है, तो इस जीआईएस का प्रयोग हम लोग तीनों स्तर पे ही कर सकते हैं अगर चाहें तो। फिर से वही डायग्राम आप बना सकते हैं, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर आपदा के दौरान, और पोस्ट डिजास्टर आपदा के बाद। तीनों लेवल पर हम जीआईएस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्री डिजास्टर यानी कि आपदा से पहले हम लोग जीआईएस का प्रयोग करके क्या क्या कर सकते हैं, तो इस पर हम लोग 2 लेवल पे काम कर सकते हैं। एक मिटिगेशन यानी कि न्यूनीकरण, मिटिगेशन का मतलब आपको हमने समझाया ही था, किसी जोखिम या किसी प्रभाव को कम करने की विधि, और दूसरा है तैयारी या प्रिपेयर्डनेस जिसको कहते हैं। तो मिटिगेशन यानी कि उसके प्रभाव को सीमित करना, न्यून करना, कम करना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले मैपिंग तैयार कर सकते हैं, मानचित्रण जब तैयार कर लिया तो उसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ घटना हो सकती है, कहाँ कहाँ संकट आ सकता है, और उस संकट का प्रबंधन किया जा सकता है। संकट प्रबंधन यानी कि आपदा से पहले ही प्रबंधन का कार्य हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि भूस्खलन अगर आने की घटना है और देख रहे हैं कि स्लोप वहाँ पर टूटने वाला है, तो स्लोप को अच्छी खासी निगरानी में पहले ही तोड़ के हटा दें, बराबर कर। या मलबे के भार से वो स्लोप नीचे सरकने वाला है तो मलबे के भार को समय रहते हटा देने से वह दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसके अलावा तैयारी के लेवल पर क्या क्या कर सकते हैं भाई, तो तैयारी के लेवल पे हम लोग पूर्व सूचना प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जन सूचना, पब्लिक इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, जन सूचना दे सकते हैं। और इमरजेंसी में मतलब कि जो आपातकालीन योजना है, आपातकालीन इमरजेंसी प्लानिंग कर सकते हैं तैयारी के अंतर्गत। तो प्री डिजास्टर लेवल पे जीआईएस की भूमिका ये सारी हो सकती है। ड्यूरिंग डिजास्टर इससे क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स के समय हम जीआईएस का प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जो है या फिर जो संसाधन है कर सके कि हमारे पास संसाधन कहाँ कहाँ है और किस संसाधन को कैसे चैनलाइज करना है। तो संसाधन एवं समस्या के बीच सामंजस्य, ये समय पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ लोग बाकी हैं और कहाँ कहाँ पर हमारी व्यवस्था पहुँच नहीं पा रही है, तो वहाँ हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके उन लोगों को बचाने का काम कर सकते हैं। आपदा के बाद जैसे मान लीजिए कि जो रिकवरी का काम है, उस रिकवरी के लिए हम लोग जीआईएस का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कितनी भी चीज़ों का नुकसान हुआ तो क्षति आकलन या जो क्षति आकलन, कितनी चीज़ें बर्बाद हो गई, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ मलबा रह गया,
अब GIS है, ड्रोन है, ये ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर साधारण रूप से किसी व्यक्ति के लिए जाना संभव ही नहीं होता। पहाड़ की किसी चोटी पर, अब वहाँ पर कोई फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है, या कोई खतरनाक एक भौगोलिक कोई स्थलाकृति दिख रही है, वहाँ पर कोई फंसा हो सकता है, संभावना है, आपने लोगों को भेजा, कोई नहीं मिला, वह जो व्यक्ति गया उसको बचाने के लिए वही खतरे में पड़ गया। तो ऐसी जगहों पर GIS और ड्रोन की मदद से हम लोग इन्फॉर्मेशन फेच आउट कर सकते हैं। तो क्षति आकलन कर सकते हैं। मलबा हटाने के लिए, क्या मलबा कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ रही, बाढ़ का एक पानी आया, पानी आके निकल गया, ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, तो नीचे वाले लोग आराम से ये समझ लेंगे कि भाई अब ऊपर का पानी खत्म हो गया, बाढ़ का पानी खत्म हो गया, अब हम लोग ऊपर जाके अपना घर बार फिर से पुराने तरीके से बसाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टेम्पररी रूप से यहाँ पर बहुत सारे अवसाद जमा हो गए हों जिनके पीछे पानी स्टोर हो गया, और जब ये टूटेगा तो धड़ाम से फिर से बहुत सारा पानी नीचे की तरफ आएगा, बहुत सारी बर्बादी होगी। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम लोग GIS से ले सकते हैं। मलबा हटाना, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग GIS का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा उत्तर लिखिए तो कोशिश कीजिए कि आपका उत्तर तीनों फेज में बटा हुआ हो। किसी की भी भूमिका के बारे में कम से कम जो प्रश्न लिखें आप, तो कोशिश करें कि तीनों फेज में बटा हो, ताकि उत्तर आपका संतुलित हो, टू द पॉइंट हो और शब्दों में खत्म। यही सारी चीजें हैं मेरे ख्याल से जो आपदा के दौरान आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपदा प्रबंधन में ध्यान रखना चाहिए। आपदा प्रबंधन के दौरान आपदा प्रबंधन के आंसर लिखते समय जैसे आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे रिस्पॉन्स है, रिलीफ है, रिकंस्ट्रक्शन है, रिकवरी है, रिकंस्ट्रक्शन है, रीइंटीग्रेशन है, रिहेबिलिटेशन है। जो 7R है ना, इसमें से 3R और ये 4R, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रक्रिया है, दीर्घकालीन, लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती है, और ये प्रक्रिया लघुकालिक होती है, शॉर्ट टर्म होती है। किसी को साल 2 साल थोड़े बचाते रहोगे, 2 4 10 दिन 20 दिन थोड़े बचाते रहोगे। बाढ़ में बचाने की घटना तो 2 4 5 घंटे चलेगी, रेस्क्यू करने की घटना 2 4 5 घंटे चलेगी, रिलीफ राहत पहुंचाने का काम 1 आध दिन चलेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलेगा। लेकिन जो चीज़ें उजड़ गई हैं उनको पुनः बसाने में महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। रीइंटीग्रेशन, रिकंस्ट्रक्शन विल डिमांड मच अमाउंट ऑफ टाइम, लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर को लिखें तो ज़्यादा बेहतर। अब जबकि हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के पूरे पक्ष को समझने की कोशिश कर ली है, अब जो प्रश्न हैं मेरे ख्याल से इससे बाहर प्रश्न आपके जाने नहीं चाहिए, और जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ताकि एक अंदाजा हो जाए कि हम कितने कंफर्टेबल हैं अपने प्रश्नों को हैंडल करने में। देखिए, वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारिता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डाली। अर्बन फ्लड का जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। आपको हमने फ्लड के कई रूपों के बारे में बताते हुए अर्बन फ्लड के कारण, परिणाम, प्रभाव के बारे में चर्चा की है। फ्लड मिटिगेशन, फ्लड प्रिपेयर्डनेस, फ्लड रिकवरी, फ्लड रिस्पॉन्स और आफ्टर फ्लड व्हाट टू डू, ये सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने की है। तो यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि वर्षा की उच्च तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ रही है बारिश की, शहर में बाढ़ की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, बार बार एक ही शहर में बाढ़ आ रही है। हमने मुंबई के एग्जाम्पल लिया था, हमने आपको उत्तराखंड के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की थी। दोनों बाढ़ अलग अलग कैसे हैं इनको समझने की हम लोगों ने कोशिश की थी। तो उस आधार पर आप इस आंसर को लिख सकते हैं। सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, मतलब कि लोकल लेवल, मतलब कि उसके जो क्षेत्रीय एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंस स्थानिक, उस क्षेत्र में जो विस्तार होता है, कालिक अवधि टेम्पोरल टाइम, मंथर प्रारंभ, धीरे धीरे शुरू होना, और कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभाव। जब सूखा आता है ना तो लंबे समय तक प्रभाव किस पे पड़ेगा? किसानों पर पड़ेगा, उनकी फसल का उत्पादन खत्म हो जाएगा, मजदूरों पर पड़ेगा, पशु पालने वालों पर पड़ेगा। तो कमजोर वर्गों पर प्रभाव की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सितंबर 2010 मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो और लानीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयार की गई कार्यविधियों पर चर्चा की। हमने बताया था सूखे के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए। में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। सिस्मिक गैप के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, हम लोगों ने फॉल्ट लाइन के बारे में चर्चा की है, भूकंप के कारणों के बारे में चर्चा की है, भारत में क्यों भूकंप आ रहे हैं और किस एरिया में भूकंप का खतरा ज़्यादा है, ये सारी बताई। फिर भी इसके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की तैयारी में महत्वपूर्ण कमी है। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम इसको एड्रेस कर सकें।
ये बात तो जग जाहिर है। हमारे पास पॉपुलेशन का दबाव इतना ज़्यादा है, डिमांड हमारे पास इतना ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, इसलिए हमें जोखिम वाले क्षेत्रों में जाके रहना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, निर्माण कार्य करना पड़ता है, जिससे रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है। तो भूकंपों की आवृत्ति क्यों बढ़ रही है, पहले तो ये बता देना है। इसके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु क्या क्या किया जाना चाहिए और कौन कौन सी उसमें कमियाँ क्या कर सकते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं भूकंप के प्रभाव को कम करने में। जागरूकता की कमी क्यों है हमारे यहाँ, प्रशिक्षण की कमी क्यों है हमारे यहाँ, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करनी। को सुनामी भारत सहित 14 देशों में तबाही लाई थी। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारक, सुनामी के कारण कौन कौन से होते हैं, ये भूगोल में भी आपने पढ़ा ही होगा। और जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा की थी। ये हमने आपको बताया ये कि कारण क्या है, सुनामी आती क्यों है और उसका प्रभाव क्या क्या होता है। एनडीएमए के दिशा निर्देशों के प्रकाश में इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो सुनामी को आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते, मिटिगेट कर सकते हैं, इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। संरचनात्मक उपाय और गैर संरचनात्मक उपाय दोनों का जिक्र करना है। तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या आएगी, पर्यावरण के विनाश की संभावना बढ़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस होगा वहां पर उस जगह पर। तो उस डैमेज को ध्यान में रखते हुए हमें किस किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या उपाय करके इसका प्रबंधन किया जा सकता है। जोखिम कम करना है, देखिए पूछा है ना, जोखिम कम करना है। और 2015 के बाद का सवाल होगा, ये सवाल है 2017 का। 2017 में क्यों, क्योंकि 15 में वही सिंदाई हुआ, जहां पर हमने देखा कि सिंदाई फ्रेमवर्क पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिड्यूस करने की बातचीत होने लगी। तो जोखिम को कम कैसे किया जा सकता है। अब ये नहीं पूछा जा रहा कि डिजास्टर को खत्म कैसे किया जा सकता है, डिजास्टर तो खत्म नहीं होते। भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलनों के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण यानी कि जो हजार्ड जोनेशन मैपिंग है, किस प्रकार आपदा अल्पीकरण यानी कि मिटिगेशन, न्यूनीकरण में मदद करेगा। तो मैप की हम लोग लगातार जो चर्चा कर रहे हैं कि मैपिंग जोनेशन, तो मैपिंग किस तरह से मदद करेगा भाई, यहाँ पे करनी है। तो पहले तो आप दिखाइए आपदा तैयारी से क्या क्या लाभ हो जाता है। पहले तो भूस्खलन के बारे में लिखिए, भूस्खलन किन क्षेत्रों में, और भूस्खलन की पूरी परिभाषा, कारण, परिणाम, प्रभाव, ये सब नहीं लिखना है। 250 शब्द का उत्तर लिखना है। तो भूस्खलन डायग्राम बनाइए, इनके प्रभावित क्षेत्र एक मैप में दिखाइए, भारत में, भारत के संदर्भ में ये सारी बातें भारत में दिखाइए। और ये दिखाइए कि मानचित्र अगर बनाते हैं तो मानचित्र से हमें क्रिटिकल जोन्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, जिससे हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरी क्षमता उस क्षेत्र में लगाते हैं। भूस्खलन के जब कारणों का पता चलता है, अध्ययन करते हैं, तो ज़्यादातर कारण भूकंप या क्लाउड बर्स्ट या अतिवृष्टि जैसी संभावनाएं हैं, जिसमें ट्रिगरिंग का काम कौन करता है, तो ट्रिगर करते हैं इसमें निर्वनीकरण। ट्रिगर कौन करता है, शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। ट्रिगर कौन करता है, वर्षा। जबकि ढाल, ये सारी मैकेनिज्म, ढाल की तीव्रता, ढाल की अस्थिरता, ढाल के स्लोप का अधिक होना, वहाँ पर चट्टानों का लूज होना, ये सारी भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारक हुआ करते थे। तो आपको मैपिंग करके इन सब में से कोई कारण अगर है तो उन कारणों को रिमूव करके हम लोग भूस्खलन की घटना से बच सकते हैं, ऐसी बातें बतानी। में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभी नूतन उपायों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रिसेंट इनोवेटिव मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच इन डिजास्टर मैनेजमेंट। हमने क्या बताया कि पहले क्या होता था कि आपदा आ गई, उसके बाद राहत का कार्य केवल पहुंचाना ही उपाय होता था, ना तो रिकंस्ट्रक्शन, ना रिकवरी, ना रिहेबिलिटेशन। भगवान भरोसे लोगों को छोड़ दिया जाता था कि पुनः लोग अपने आप स्थापित हो जाए। अब क्या हुआ है, डीएमसी आ गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आ गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के अनुसार हम लोग सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की बातों को इसमें लिखना है, किस तरह से तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरीके से अलग अलग लेवल पर लोगों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से संरचनात्मक बदलाव आए हैं, इसमें त्रिस्तरीय से बदलाव आया है, और प्रोएक्टिव अप्रोच हमारा किस तरीके से, जैसे तो उसमें आप लिख सकते थे, एक आया था फेनी, एक चक्रवात आया था जिसमें उड़ीसा में लगभग 12 लाख लोगों को 24 घंटे के अंतर्गत ही विस्थापित कर दिया गया था। कमाल की एक रणनीति रहा था उड़ीसा के लिए, और बड़ा ही शानदार उदाहरण रहा पूरे विश्व में डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएं। और लोगों के लिए उनके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्व है। भेद्यता, वल्नरेबल होना, वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू पीपल। आपदाओं के प्रति भेद्यता किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है, भेद्यता का किन किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है। आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। कुल मिलाजुलाकर आपको यह बताना है कि वल्नरेबल होना किसे कहते हैं, वल्नरेबल होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, और वल्नरेबल कितने तरह के होते हैं। वल्नरेबिलिटी कितने तरह की होती है, तो फिजिकल हो सकती है, जहाँ पर जैसे मान लीजिए लकड़ी का घर हमेशा
बड़े बड़े घरों से ज़्यादा सुरक्षित होता है भूकंप के लिए। तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी होगी, भौतिक सुभेद्यता होगी। इकोनॉमिक क्या हो गया, गरीब व्यक्ति ज़्यादा आपदा से प्रभावित रहेगा हमेशा, क्योंकि चाह कर भी वो सुरक्षित जगह पर नहीं रह पाता है। आर्थिक सुभेद्यता हो गई, इन्वायरमेंटल सुभेद्यता हो जाती है, इसी तरीके से एक सोशल सुभेद्यता हो जाती है। तो सामाजिक सुभेद्यता, पर्यावरणीय सुभेद्यता, भौतिक सुभेद्यता और आर्थिक सुभेद्यता, इतनी तरह की सुभेद्यता होती है। और सुभेद्यता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही क्रूशियल बनाती है, वही रिस्क को बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि हम लोगों ने लिखा था कि हजार्ड इंटू वल्नरेबल होना, वल्नरेबिलिटी इंटू एक्सपोजर डिवाइडेड बाई कैपेसिटी इज इक्वल टू रिस्क। तो अगर रिस्क को कम करना है तो ऊपर वाले फैक्टर्स को कम करना होगा, हजार्ड को कम करना होगा, सुभेद्यता को कम करना होगा, एक्सपोजर को कम करना होगा, जिसके लिए पॉवर्टी वगैरह जिम्मेदार कारक हो जाते हैं। ये सब जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डीआरआर के लिए सेंदाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप हस्ताक्षरित करने से पूर्व और उसके पश्चात किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रारूप योगो कार्रवाई प्रारूप 2005 से इस प्रकार भी नहीं, यह 2018 में तब पूछा गया था जब सेंदाई फ्रेमवर्क आ गया। तो उससे पहले हमारे अप्रोच अलग थे। 2016 में जो प्लानिंग आई वह सेंदाई फ्रेमवर्क को अपने आप में रखते हुए, 2005 वाले में हमने देखा था कि रिस्क मिटिगेशन पर लोगों ने एक आदर्शवादी बातें की थी कि रिस्क को समझना होगा, रिस्क में हमें कम करना होगा, जनता को सुरक्षित रखना होगा, इत्यादि इत्यादि बातें वो लोग करते रहे। लेकिन सेंदाई फ्रेमवर्क से प्रैक्टिकल अप्रोच, एसडीजी के साथ जोड़कर अप्रोच, पेरिस क्लाइमेट को जोड़कर अप्रोच, क्लाइमेट चेंज के संदर्भों को और कंसर्न को समझते हुए, अप्रोच को समझते हुए हमने अपनी पॉलिसी 2016 में बनाई, जिसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग 2016। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। तो बादल फटने की घटना के ऊपर एनडीएमए का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन नहीं है। इससे क्या क्या समस्या हो सकती है, एक तो प्री लेवल पे, मतलब कि प्री डिजास्टर लेवल पे अर्ली वार्निंग आईएमडी जो जारी करता है लोगों में, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को करना है आपको। और फिर उससे उत्पन्न होने वाले भूस्खलन और बाढ़ की समस्याओं से किस तरह निजात पाना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर करनी। पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है, रिस्क असेसमेंट कह सकते हैं इसको। प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बातों पर ध्यान देंगे, तो वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्लानिंग में जो 18 बिंदु थे, उस 18 बिंदुओं में से कुछ बिंदु आपको लिखने। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का संगठन और उसके प्रकार, वही संरचना और संगठन लिखना है। ये 50 शब्दों का प्रश्न था, जब सबसे पहला आपदा प्रबंधन पर प्रश्न पूछा गया था उस समय था, वही त्रिस्तरीय प्लानिंग हमारे यहाँ कैसे कैसे काम करती है। तो इसी तरह की चीज़ें आएंगी। आपको बस आसपास की घटनाओं से थोड़ा सा सजग रहना है। और मतलब ये मैं दावा कभी भी अपने क्लास में करता नहीं हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए से प्रश्न आएगा, मैंने जो पढ़ा दिया वही प्रश्न है, मेरा ये दावा एकदम नहीं है। और ये अगर कभी मेरे मुंह से निकल जाता है तो निराधार है। हाँ, इतना दावा जरूर है कि अगर आप क्लास ठीक से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इसके आधार पे आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा। ये प्रश्न मैं आउट नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। कोई भी प्रश्न मैं डिस्कस करते समय प्रश्न लीक नहीं करता हूँ, क्योंकि उतनी मेरी क्षमता नहीं है, मेरी क्षमता के बाहर की चीज़ है। लेकिन जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, या मैंने बताया इस 7-8 क्लास में जितना भी समय मिल पाया हम लोगों को, ठीक से इसको समझ लिया होगा और इसको इम्प्लीमेंट एग्जामिनेशन हॉल में कर देंगे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल आपसे कोई भी छूटने वाला नहीं। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ठीक से चीज़ें समझने में मदद करेगी। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।